हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का हमारे 12 दिसंबर को एग्जाम है, तो मैं 100% कोशिश करूंगा कि 12 दिसंबर से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बस आप एक काम कीजिए, इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को रेगुलर वॉच कीजिए एंड शेयर्स कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके भी एग्जाम अभी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है हमने पहले भी पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजर्स के फंक्शंस। मैनेजर जो होता है वो क्या एक्टिविटीज करता है, क्या काम करता है। तो उसके जो फंक्शंस थे, प्राइमरी फंक्शंस इनको बोलते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो था वो था प्लानिंग, कि मैनेजर जो है वो मिलकर के प्लानिंग करते हैं। और सेकंड मैनेजर्स का जो फंक्शन है या मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसको मैनेजर ये काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। और ये फंक्शन जो है ये आपका फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, उसके बाद में आता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी साफ साफ आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कम्स आफ्टर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लानिंग के बाद में आने वाला सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। ओके जी, क्योंकि जैसे हम प्लानिंग कर लेते हैं किसी काम की, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्लानिंग के बाद में, प्लानिंग के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ऑर्गेनाइजिंग जो है हमें उस एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे प्लानिंग के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको हम अचीव कर सके। तो कितना सिंपल है, प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, और वहां तक कैसे, कब, कैसे जाएंगे वो पूरा प्लानिंग के अंदर लिखा जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम वहां पर फील्ड में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्चुअल में वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, और हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे कि प्लानिंग जो हमने करी है, प्लानिंग के अंदर जो गोल डिसाइड किए हैं वो हमें अचीव हो जाए। यहां देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, उन्होंने दिया है। देखिए मीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। देखो प्लानिंग भी एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है। अब ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो किस चीज का प्रोसेस है? अरेंजिंग ऑफ वर्क, रिसोर्सेज। देखो भाई, कौन सी एक्टिविटीज करनी है और कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, एंड उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। देखो ऑर्गेनाइज क्या है, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लोग हैं उनको काम देना, और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो प्रोवाइड कराना, यही तो ऑर्गेनाइजिंग है। और ये कौन करेगा? मैनेजर इसी तो करेंगे। मैनेजर इसी तो अपने एम्प्लॉय को बोलेंगे ना कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। अच्छा इसके लिए तुमको रिसोर्सेज की जरूरत है, अच्छा मशीन चाहिए, ठीक है लगवा के देंगे। अच्छा सैलरी चाहिए, ठीक है वो देंगे। अच्छा तुम इस काम में स्पेशलिस्ट हो इसलिए तुम ये काम करो। तो ये एक तरह का अरेंजिंग ऑफ वर्क हो गया, अरेंजिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया, अरेंजिंग ऑफ अथॉरिटीज भी हो गई, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो गई। मतलब केवल काम नहीं दिया जाएगा, उससे रिलेटेड पावर भी दी जाएगी ताकि डिसीजन लिया जा सके, उससे रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। ओके जी, टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था उसको अच्छे से एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। तो मैंने बोला ना, प्लानिंग जो है ना वो पेपर वर्क है, वो वहां पर सोचते ज्यादा है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फिर फील्ड में वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। हम रिसोर्सेज को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्क को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं अपने एम्प्लॉइज को और अपने काम करने वाले वर्कर्स को। देखो अब क्या है, इट आंसर, हमको ऑर्गेनाइजिंग क्या आंसर देता है? हु विल डू द वर्क, कौन काम करेगा, हाउ इट विल बी डन, वो कैसे होगा, एंड अंडर हु सुपरविजन, किसके सुपरविजन के अंडर होगा। ओके जी, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी दिया वहां पर, एट अ रिलायंस जियो, जैसे रिलायंस जियो जो है कंपनी आपको पता है, इन्होंने प्लानिंग करी थी पूरी। ऐसा थोड़ी है कि जियो लॉन्च कर दिया सीधा, 2016 या 17 में किया था है ना, जियो सीधा लॉन्च थोड़ी कर दिया। उससे पहले एक दो साल इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी, तो वो प्लानिंग के अंदर आ गया। प्लानिंग कर दी भी 5G सर्विसेज या 4G सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, तो वो पूरी प्लानिंग करी इन्होंने। द कंपनी ऑर्गेनाइजेज टीम, लेकिन जब सेकंड फंक्शन आया कि भैया अब ये प्लानिंग तो हो गई लेकिन अब फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया भाई, ऑर्गेनाइज की टीम,
जो टेक्नोलॉजी को संभालेगी, ऑर्गेनाइज की टीम जो मार्केटिंग को संभालेगी, ऑर्गेनाइज की टीम जो फाइनेंस को संभालेगी, ऑर्गेनाइज टीम करी टीम जो कस्टमर को सर्विस देगी या कस्टमर केयर का काम करेगी, ताकि वो जो प्लांट है वो एफिशिएंटली क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए और गोल अचीव हो जाए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे हमने डेफिनेशन में देख लिया है कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक तरह का काम है, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है ना, लीडरशिप हो गया आपका, कंट्रोलिंग हो गया, ये सारे ही मैनेजमेंट के काम है, मैनेजमेंट को यही काम करने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो एक वर्क है। अब ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या है, डेफिनेशन में से निकल के आएंगे। फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो भाई काम का बंटवारा करो, सबसे पहले तो पता करो ये काम है और फिर ये लोग इसको करेंगे और उससे रिलेटेड पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। ओके जी, तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क में हमेशा ध्यान रखना आता है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमने हेनरी फ्यूल वगैरह के भी प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं, आपको पता है ना। तो उसमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो वो बेस्ट रहता है। स्पेशलाइजेशन का बेसिस हो गया भाई, जो व्यक्ति जिस काम को करने का स्पेशलिस्ट है या जिसके पास जिस काम को करने की स्किल और एबिलिटी है उसको वही काम दो। तो डिवीजन ऑफ वर्क करना है। लार्ज टास्क आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर। भाई काम, गोल तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। अब उन काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और उसके बाद उनको अपने अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको सौंप दो। जैसे अमेजन वेयर हाउस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, वर्क इज डिवाइडेड इनटू पैकिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, लोडिंग एंड डिलीवरी। तो कुछ लोग पैकिंग का काम करेंगे, कुछ लोग लेबलिंग का काम करेंगे, कुछ लोग लोडिंग का काम करेंगे, कुछ अनलोडिंग का करेंगे, कुछ डिलीवरी का काम करेंगे। तो इस तरीके से वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वर्कर्स को दे देना, जो व्यक्ति जिस काम करने की जिसके पास स्किल है उसको दे देना। ओके, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किया जाता है। सेकेंड नंबर है ग्रुप ऑफ पीपल। भाई हाँ, आपने काम दे दिया लेकिन सब मिलकर के काम करेंगे ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। ये ठीक है, पैकिंग एक जना कर रहा है, लेबलिंग एक जना कर रहा है, लोडिंग एक जना कर रहा है, डिलीवरी एक जना कर रहा है, लेकिन ये जो लोग भी कर रहे हैं क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी बट इन्वॉल्व पीपल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब इतने डिपार्टमेंट बना दिए, इतने सारे काम को इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल यानी कि समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पैकिंग करके वो देगा तभी तो वो उसके ऊपर लेबल लगाएगा, जब वो लेबल लगा के देगा तभी तो उसको लोड किया जाएगा, जब लोड किया जाएगा तभी तो डिलीवरी बॉय जाके डिलीवर करके आएगा गुड्स को। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। पैकिंग में बहुत टाइम लगा रहा है, लेबलिंग वाला बैठा है कि मैं तो लेबल नहीं लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ गया आप। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जो है कस्टमर तक अच्छी सर्विस और गुड्स जो है डिलीवर हो जाएगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और रिसोर्सेज जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि रिसोर्सेज जो उसका बेस्ट यूज होगा और इससे प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ब्रिंगिंग टुगेदर एफर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो काम है, एफर्ट्स है, उसको एक साथ लेके आना। जैसे फ्लिपकार्ट बिग बैलून सेल लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसमें मार्केटिंग को उस हिसाब से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आईटी डिपार्टमेंट को इस हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स को रेडी रहना पड़ेगा, कस्टमर सपोर्ट कोऑर्डिनेटर को उस हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा, और सब एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके वो जो बिग सेल अनाउंसमेंट हो रहा है वो सक्सेस हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले फीचर्स क्या ऑर्गेनाइजिंग का, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ग्रुप ऑफ पीपल, फिर कोऑर्डिनेशन, और ये दोनों तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़े थे, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। देखो सब काम जो टॉप लेवल के मैनेजर है या मिडिल लेवल के मैनेजर है या लोअर लेवल के मैनेजर है वो नहीं कर सकते। उनको अपने काम को जब एम्प्लॉइज को सौंपा जाएगा, डिपार्टमेंट हेड्स को सौंपा जाएगा, है ना, तो उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ताकि वो कुछ डिसीजन अपने बेसिस पर खुद ही ले ले, ताकि काम में डिले ना हो। ओके, और उसके साथ साथ में उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। अगर वो कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन बंदा रेस्पॉन्सिबल होगा वो बता दिया जाना चाहिए। एवरीवन नोज देयर बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स, सबको पता होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन है और मेरा सबऑर्डिनेट यानी कि मेरे नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय कौन है, कौन मुझे रिपोर्ट करेगा और किसे मुझे रिपोर्ट करनी है, किसको कौन मुझे ऑर्डर देगा और मैं किसको ऑर्डर दूंगा, मेरे ऊपर वाले ने मुझे क्या पावर दे रखी और मैंने नीचे वाले को क्या पावर दे रखी, और हम तीनों के पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। सबको अपना अपना अथॉरिटी, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बॉस और सबऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ओके जी,
जी। नेक्स्ट है आपका गोल ओरिएंटेड। जो भी काम हो वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका एम क्या है, जो अचीव है वो करना, ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग के अंदर डिसाइड किए गए हैं। और कंटिन्यूस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ना ऑर्गेनाइजिंग की, ये कंटिन्यू चलती रहती है। एक बार कोई गोल अचीव हो गया फिर नेक्स्ट टाइम में वही प्लानिंग होगी, फिर वही ऑर्गेनाइजिंग होगी, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, 4 ये हो गए। गोल और जो है वो ओरिएंटेड होना चाहिए सारा का सारा काम। भाई गोल यहाँ है, आप इधर नहीं जाना, गोल की तरफ ही आगे बढ़ना, कंटिन्यूस प्रोसेस ये चलेगा। ओके जी, तो ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एलिमेंट्स मतलब हो गया कंपोनेंट्स, फीचर्स अलग चीज हो गई और एलिमेंट अलग चीज हो गई। एलिमेंट में फिर एक तरह के कंपोनेंट यानी कि पार्ट क्या क्या है इसके। तो सबसे फर्स्ट है जॉब डिजाइन। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जॉब डिजाइन करना पड़ेगा। जॉब डिजाइन का मतलब डिफाइनिंग व्हाट ईच पर्सन विल डू। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए उसको कौन सी जॉब करनी है, और वो जॉब स्पेशलिस्ट स्किल वाला व्यक्ति करेगा, और वो जॉब पूरी डिजाइन होनी चाहिए। ओके जी, जैसे HDFC बैंक, देयर आर सेपरेट जॉब्स, उसमें अलग अलग जॉब होती है। जैसे लोन ऑफिसर चाहिए, कैशियर चाहिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो ये क्या है, ये जॉब डिजाइन है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइज करते टाइम ऑर्गेनाइजिंग का पहला एलिमेंट है कि आप जॉब डिसाइड करो, जॉब का डिस्क्रिप्शन दो। भाई ये पोस्ट है, 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 इस पोस्ट पे ये काम करना, इस पे ये करना, इस पे ये करना, इस पे ये करना, ये इस पे ये करना। फिर उसी हिसाब से तो हम लोगों को वो वहाँ पर जो है लगाएंगे, काम पे लगाएंगे उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर। फिर होता है आपका डिपार्टमेंटाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटी इनटू डिपार्टमेंट्स। जैसे HR के जितने भी काम हो HR डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस के जितने भी काम है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग के से रिलेटेड सारे काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन से रिलेटेड सारे काम ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सारे काम सेल्स डिपार्टमेंट में। तो देखो जॉब भी डिजाइन करनी है, लेकिन जॉब जो डिजाइन करनी है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अंदर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई भाई एक मैनेजर चाहिए, हर डिपार्टमेंट का हेड चाहिए, तो HR डिपार्टमेंट का हेड यहाँ होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का यहाँ, मार्केटिंग का यहाँ, ऑपरेशन का यहाँ, सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वहाँ। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड चाहिए, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उन डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके के एम्प्लॉय चाहिए, किस तरीके से आपकी पोस्ट चाहिए, वो हो गया सारा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, वो डिपार्टमेंटाइजेशन के अंदर होता है। ओके जी, तो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, जॉब डिजाइन कर लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है या एलिमेंट है वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देना। अथॉरिटी का मतलब पावर भी देना, ताकि बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे एम्प्लॉइज अपने बेसिस पर कुछ डिसीजन ले सके और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सके। अगर कुछ गड़बड़ होती है या अच्छा होता है तो तारीफ होगी, गड़बड़ होगी तो रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ओके जी, तो ये हो गया डेलीगेशन। फिर होता है आपका 4th नंबर एलिमेंट है स्पान ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू वन मैनेजर, कितने सारे एम्प्लॉइज एक मैनेजर को जाके जो है रिपोर्ट करेंगे। और लास्ट होता है आपका हायरार्की बनाना, मतलब जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, लोअर लेवल का मैनेजमेंट, उसके नीचे सारे के सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। यहाँ पर टॉप लेवल पे कंपनी के CEO वगैरह होते हैं, मिडिल लेवल पर डिपार्टमेंट के हेड वगैरह हो गए, लोअर लेवल पर उससे भी थोड़ा नीचे चला गया, और जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उसमें आपके सुपरवाइजर्स अधिकतर आते हैं, और वो उनके अंडर में जो है वो एम्प्लॉइज आते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं। अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको एडवाइस देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सब कुछ हायरार्की में डिसाइड होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए। ओके जी, तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के एलिमेंट्स है, जॉब डिजाइन, डिपार्टमेंटाइजेशन, डेलीगेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल एंड हायरार्की। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की। तो इंपोर्टेंस में देखो क्यों इंपोर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्लानिंग के बाद सीधा डायरेक्शन नहीं कर सकते, कैसे करोगे भाई, जब तक किसी को काम ही नहीं दिया, जब तक जॉब ही डिजाइन नहीं की, जब तक डिपार्टमेंट ही नहीं बनाए, जब तक पावर और अथॉरिटी नहीं दी, तो आप डायरेक्ट करोगे किसको और किस लिए करोगे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी ऑफ रोल हो जाती है ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ। हर बंदे को पता होता है उसका रोल क्या है, उसका बॉस कौन है, उसके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स कौन है। स्पेशलाइजेशन हो जाता है, हर पर्सन को उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम दिया जाता है, एफिशिएंसी होती है।
आप अगर किसी को अच्छे से, जो बंदा जिस काम को करने का स्पेशलिस्ट है उसको काम दोगे तो फिर एफिशिएंसी तो आएगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रुक जाएगा, कोऑर्डिनेशन, ये स्मूथ फंक्शनिंग है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगी, डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मतलब बिजनेस स्केल कर सकता है अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से हो तो ये सारी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर किसी एक बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग नाम का प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने प्लानिंग कर ली है, अब वो ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हैं, असाइनमेंट करना चाहते हैं, एक्टिविटी का असाइन करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को असाइन करना चाहते हैं, अथॉरिटीज एंड पावर को, तो क्या प्रोसेस रहेगा? तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन करो एंड डिवीजन ऑफ वर्क करो। आइडेंटिफिकेशन किसका करना? सारी की सारी एक्टिविटीज का, कि क्या क्या काम होने हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करो, मतलब उसको पहचानो, भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम। फिर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में डिवीजन ऑफ वर्क होगा। आपको पता, मतलब आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से वो हो गया ना जॉब डिस्क्रिप्शन, किस किस लेवल की आपको लोगों की जरूरत होगी, क्या क्या काम आपको करवाना है, वो एक्टिविटीज सारी पहचानो। वो पहचानने के बाद में सेकंड नंबर क्या करो, डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। अब स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर, स्किल और एबिलिटी के बेसिस पर काम दे दो, असाइन कर दो, भाई तेरे को ये करना, तेरे को ये करना, तेरे को ये करना है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन कर लिया कौन कौन से काम है, और डिवीजन ऑफ वर्क भी कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी का मतलब यही होगा आपका डिपार्टमेंट बना देना, और एक डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड एक्टिविटी सारी उसी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसों से रिलेटेड सारा चीज होना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किसको कितना देना है, कौन से डिपार्टमेंट को पैसा कितना देना है, ये सब कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट तय करेगा। तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटी उसी डिपार्टमेंट के अंदर होगी। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होगी। इसको बोलते हैं आपका ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओके जी, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज होने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है, आपने कितना अच्छा कर लिया, देखो प्रोसेस कितना स्मूथली और बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ऐसे ही तो होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिया एक्टिविटीज का, फिर डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, फिर उसके बाद आपने ग्रुपिंग कर ली एक्टिविटीज की, कि भाई जितने भी काम हैं एक डिपार्टमेंट में, उससे रिलेटेड सारे काम उसी डिपार्टमेंट में होने चाहिए। वो करने के बाद में फिर क्या करो, असाइनमेंट करोगे आप ड्यूटीज का, भाई काम दोगे ना, तेरे को ये करना है, ड्यूटीज दे दी। ड्यूटीज समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड है ये। स्पेसिफिकेशन जॉब आर असाइन टू इंडिविजुअल और ग्रुप, एम्प्लॉइज आर मैच विथ वर्क बेस्ड ऑन देयर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ड्यूटीज जो है वो बिल्कुल असाइन कर दी। अब ड्यूटीज असाइन करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ में दो काम देने पड़ेंगे। एक आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर भी देनी पड़ेगी, ताकि बहुत सारे डिसीजंस वो अपने बेस पर ले सके, ताकि एफिशिएंटली और जल्दी से काम हो सके, डिले नहीं हो काम के अंदर। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देना। डेलीगेशन देने के बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ में जाती है, और उसके बाद में लास्ट हमारा जो प्रोसेस के अंदर पॉइंट है वो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हैरिची बना लेना, और सारे पर्सन्स को पता होना चाहिए, सारे एम्प्लॉइज को, सारे ह्यूमन बींग्स को पता होना चाहिए जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, कि हमारा बॉस कौन है, हमारा सबऑर्डिनेट्स कौन है, हमको कहाँ से ऑर्डर आएगा और हमें किसको ऑर्डर देना है, मुझे कौन रिपोर्ट करेगा और मुझे किसको रिपोर्ट करना। ये रिलेशनशिप डिसाइड होनी चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज डिसाइड कर ली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर ली एक्टिविटीज सारी की सारी। उसके बाद में आपने ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ भी डिपार्टमेंट के हिसाब से बना दी। उसके बाद में ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ बनाने के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ देने के बाद में अथॉरिटी दे दो, और उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और उसके बाद में डिसाइड कर दो कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ओके जी, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो समझो आपने ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो कर लिया है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।